जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है और वो भी भारत के प्राचीन इतिहास में सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं 4 प्रकार के, जो मैंने आपको पहले ही बताया था: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को धर्म ग्रंथ समाप्त कर दिया गया, ऐतिहासिक ग्रंथ भी समाप्त कर दिया गया और अब हम लोग विदेशियों के विवरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कल का हमने क्लास विदेशियों के विवरण का था, वो हमने समाप्त कर लिया है और आज भी हम विदेशियों के विवरण के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन आज का क्लास लेने से पहले दोस्तों, चलिए कल का जो क्लास था उसको हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आप लोगों को विदेशी यात्रियों के विवरण में बताया था। यूनान के लेखक या जो यूनानी लेखक थे, यानी जो आए थे यात्री, उनके बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था चीनी लेखक के बारे में। तो ये जो 2 चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था, आइए रिवीजन करते हैं, फिर आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने जो बताया आप लोगों को, सबसे पहले प्रश्न आया था प्रमुख यूनानी लेखक कौन थे। तो मैंने आपको बताया था प्रमुख यूनानी लेखक में टेसियस, हेरोडोटस, मैग्नास्थनीज और डायमेकस आते हैं। तो पहला ही प्रश्न आया था कल के क्लास में, प्रमुख यूनानी लेखक कौन थे। तो आप उत्तर देंगे प्रमुख यूनानी लेखक में टेसियस, हेरोडोटस, मैग्नास्थनीज और डायमेकस आते हैं। कि टेसियस कहाँ का राजवैद्य था। तो दोस्तों, आप उत्तर देंगे टेसियस ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। फिर अगला प्रश्न बना था घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस लेखक के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर हमने आपको बताया था घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न आया था इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आया था हेरोडोटस के किताब का क्या नाम था। तो मैंने आपको बताया था हेरोडोटस के किताब का नाम हिस्टोरिका था। हेरोडोटस का किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिका था। फिर अगला प्रश्न आया था मेगास्थनीज कौन था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। फिर अगला प्रश्न बना था मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर अगला प्रश्न बना था मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न बना था इंडिका में किसके बारे में लिखा गया। तो दोस्तों, इंडिका में मौर्य काल के बारे में लिखा गया था। अगला प्रश्न बना था डायमेकस किसका राजदूत था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था डायमेकस सिरिमन नरेश अंतियोकास का राजदूत था। सिमरन नरेश अंतियोकास का राजदूत था। कौन? डायमेकस। फिर अगला प्रश्न बना डायमेकस किसके दरबार में आया था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और दोस्तों, डायनोसियस किसका राजदूत था। तो मैंने आपको बताया था डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलिडेस का राजदूत था। फिर अगला प्रश्न बना कि डायनोसियस किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में आया था। कौन? डायनोसियस। फिर अगला प्रश्न बना टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर था टालमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। फिर अगला प्रश्न बना प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, प्लिनी ने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी।
प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी और टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न बना था प्लिनी के पुस्तक में किसका विवरण मिलता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्लिनी के पुस्तक में भारतीयों, पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। फिर अगला प्रश्न बना था पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर था कि कोई जानकारी नहीं है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक किसने लिखा, लेकिन 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर वो व्यक्ति आया और इसने उस समय के भारत बंदरगाहों तथा व्यापारिक बस्तियों के बारे में जानकारी दी थी। फिर अगला चीनी लेखक आया दोस्तों और उसमें सबसे पहला प्रश्न बना था कि चीनी लेखकों में प्रमुख लेखक कौन कौन से थे? तो मैंने आपको बताया था चीनी लेखकों में सबसे पहले प्रमुख लेखक फाहियान, फिर संयुगन, फिर हेनसांग और इत्सिंग था। फिर अगला प्रश्न बना था फाहियान का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बताया था फाहियान का जन्म 337 ईस्वी में हुआ था और फाहियान की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था फाहियान की मृत्यु 422 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना था फाहियान 399 से लेकर 412 ईस्वी तक कहाँ कहाँ घूमा? तो दोस्तों फाहियान 399 से लेकर के 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और श्रीलंका के साथ साथ आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु की धर्म यात्रा पर भ्रमण किया था। फिर अगला प्रश्न बना था फाहियान कहाँ का यात्री था? तो दोस्तों फाहियान चीनी यात्री था। और अगला प्रश्न बना फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। और अगला प्रश्न बना था फाहियान के द्वारा किस काल की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों फाहियान के द्वारा गुप्त काल की जानकारी मिलती है और वह भी विशेषकर मध्य प्रदेश के समाज के बारे में और मध्य प्रदेश के संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना था फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में क्या लिखा? तो दोस्तों इसका उत्तर था फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग बहुत ही सुखी हैं, बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही आनंद से जीवन जीते हैं। यानी फाहियान ने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत ही बड़ाई की थी, यानी भूरी भूरी प्रशंसा की थी मध्य प्रदेश के बारे में। फिर अगला प्रश्न बना था फाहियान भारत में कितने वर्ष रहा? तो दोस्तों फाहियान भारत में लगभग 14 वर्ष तक रहा। कोई 10 वर्ष दिखता है, कोई 14, लेकिन दोस्तों फाहियान भारत में 14 वर्ष तक रहा। और अगला प्रश्न बना संयुगन कौन था? तो दोस्तों संयुगन एक चीनी यात्री था। और संयुगन भारत कब आया? तो मैंने आपको बताया था संयुगन भारत 518 ईस्वी में आया था। फिर अगला प्रश्न बना था संयुगन भारत में कितने समय तक रहा और क्या किया? तो दोस्तों इसका उत्तर था संयुगन भारत में 3 वर्ष रहा और यहाँ वह भारत में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित किया। और अगला प्रश्न आया हेनसांग का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हेनसांग का जन्म 602 ईस्वी में चीन में हुआ था। और अंतिम प्रश्न बना था कि हेनसांग अपना सबसे अधिक समय कहाँ बिताया? तो दोस्तों हेनसांग अपना सबसे अधिक समय कन्नौज में बिताया था। जो भारत में कन्नौज आता है दोस्तों, एक जगह है, वहाँ पे बिताया था। इस प्रकार कल जो हमने आपको बताया था, पढ़ाया था, उसके बारे में तो रिवीजिंग हो गया और मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप हल कर चुके होंगे, याद कर चुके होंगे। तो आइए अब आज जो हमको चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, अर्थात कह सकते हैं आइए आज के चैप्टर को दोस्तों प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर विदेशी यात्रियों का विवरण में पहला प्रश्न बन रहा है हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? तो दोस्तों इसका उत्तर है हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? तो दोस्तों इसका उत्तर है हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। फिर अगला प्रश्न बना हेनसांग
कहाँ का यात्री था? तो दोस्तों उत्तर देंगे हेनसांग चीनी यात्री था। हेनसांग कहाँ का यात्री था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना हेनसांग चीनी यात्री था। पहला प्रश्न बना आज का चैप्टर में, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों इसका उत्तर हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। और हेनसांग कहाँ का यात्री था? तो दोस्तों हेनसांग चीनी यात्री था। इस प्रकार हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आ रहा है। और दोस्तों हेनसांग कहाँ से आ रहा है? चीन से आ रहा है, क्योंकि हेनसांग चीनी यात्री था। फिर अगला प्रश्न बना हेनसांग भारत में कब आया? तो दोस्तों इसका उत्तर है हेनसांग भारत में 630 ईस्वी में आया था। हेनसांग भारत में 630 ईस्वी में आया था। और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हेनसांग चीन से भारत आया, चूँकि हेनसांग चीनी यात्री आया था। अगला प्रश्न बना कि हेनसांग भारत में कितने समय तक रहा? तो दोस्तों हेनसांग भारत में 15 साल तक रहा था। हेनसांग भारत में 15 साल रहा। तो दोस्तों हेनसांग चीनी यात्री है जो 630 ईस्वी में भारत आ रहा है। और दोस्तों हेनसांग भारत आ करके 15 साल तक रहा। और यहाँ पर ये एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था सी यू की। हेनसांग एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था सी यू की। तो प्रश्न बनेगा कि हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों हेनसांग ने सी यू की नामक एक पुस्तक लिखी थी। हेनसांग कितने साल भारत में रहा? 15 साल भारत में रहा। हेनसांग कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों सी यू की नामक पुस्तक लिखी। हेनसांग कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री था। हेनसांग भारत में कब आया? तो दोस्तों 630 ईस्वी में आया। हेनसांग कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों हेनसांग ने सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों प्रश्न बना हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? तो आप उत्तर देंगे हेनसांग ने सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न बना कि हेनसांग ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया? हेनसांग ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे हेनसांग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पहले शिक्षा प्राप्त किया और फिर वहीं पर शिक्षक बन गया। ध्यान देंगे हेनसांग ऐसा एक चीनी यात्री था। हेनसांग एक ऐसा चीनी यात्री था जो भारत आ रहा है और भारत आ करके बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पहले शिक्षा प्राप्त कर रहा है, यानी पढ़ाई कर रहा है। और बाद में दोस्तों वहीं पर शिक्षक बन गया। तो प्रश्न आ रहा है कि हेनसांग ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे हेनसांग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पहले शिक्षा ग्रहण किया, यानी कि पहले पढ़ाई किया और बाद में जाकर के वहीं पर वो शिक्षक बन गया। फिर अगला प्रश्न आया हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है हेनसांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। जब हेनसांग चीन से भारत आया और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना स्टार्ट किया, तो प्रश्न आया कि जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र जी थे। तो प्रश्न बनेगा कि हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आप उत्तर देंगे हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र जी थे। फिर अगला प्रश्न बना हेनसांग ने अपने पुस्तक में कितने देश के बारे में चर्चा किया है या वर्णन किया है? तो दोस्तों आप लिखेंगे हेनसांग ने अपनी पुस्तक में लगभग 138 देशों का वर्णन किया है। हेनसांग ने अपनी पुस्तक में लगभग 138 देशों का वर्णन किया है। तो प्रश्न आएगा कि हेनसांग ने अपनी पुस्तक में कितने देशों का वर्णन किया? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे हेनसांग ने अपनी पुस्तक में लगभग 138 देशों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न आया हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ किसकी पूजा की? हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ और क्या किया और किसकी पूजा की? तो दोस्तों हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ
शिव और सूर्य का पूजन भी किया था। यानी हेंगसांग जब भगवान बुद्ध की पूजा करता था तो उस समय दोस्तों बुद्ध की प्रतिमा के साथ भगवान शिव की पूजा करता था और सूर्य का भी पूजन किया करता था। तो प्रश्न बन रहा है कि हेंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ और किसकी पूजा की? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे हेंगसांग बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ भगवान शिव और सूर्य का भी पूजन किया करता था। फिर अगला प्रश्न आया इत्सिंग के बारे में। तो दोस्तों पहला प्रश्न बना इत्सिंग का कि इत्सिंग कौन सा यात्री था? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे इत्सिंग चीनी यात्री था। इत्सिंग कहाँ का यात्री था या कौन सा यात्री था? तो दोस्तों उत्तर देंगे इत्सिंग चीनी यात्री था और यह एक अनुवादक भी था और आखिरी चीनी लेखक भी था। ध्यान देंगे इसके साथ 3 प्रश्न उत्तर यहीं पर निकल रहे हैं। फिर अगला प्रश्न बना इत्सिंग भारत कब आया? तो दोस्तों इसका उत्तर है इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। 7वीं सदी जब चल रही थी दोस्तों उसके लास्ट समय में भारत में आया कौन? इत्सिंग। तो प्रश्न बन रहा है कि इत्सिंग भारत कब आया? तो आप उत्तर देंगे इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। फिर अगला प्रश्न बना इत्सिंग अपने विवरण में किस चीज़ का वर्णन किया था? इत्सिंग अपने विवरण में किस चीज़ का वर्णन किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है इत्सिंग अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया था। यानी जब इत्सिंग भारत आया तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया और अपने समय के भारत का वर्णन किया। यानी कि जब इत्सिंग भारत आया था जिस समय उस समय के भारत के बारे में वर्णन किया था। कहाँ पर? अपने पुस्तक में, अपने विवरण में। तो प्रश्न बन रहा है कि इत्सिंग अपने विवरण में किस चीज़ का वर्णन किया? तो दोस्तों आप लोग इसका उत्तर देंगे कि इत्सिंग अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया था। फिर अगला आया अरबी लेखक। तो दोस्तों अरबी लेखक में सबसे पहला प्रश्न बना भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किस ईस्वी में हुआ? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे भारत पर सफल प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था और जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो ध्यान देंगे दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम 712 में आक्रमण करता है और सफल होता है, यानी उसको सफलता मिलती है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण किस ईस्वी में हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर है भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हो रहा है और किसके द्वारा दोस्तों किया जा रहा है? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो 712 ईस्वी से पहले भी मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया था लेकिन उन लोगों को सफलता नहीं मिली थी, वो लोग वापस चले गए। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया 712 ईस्वी में तो उसको सफलता मिल गई। तो ये प्रश्न बन रहा है कि भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण किस ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न बना कि अल बरूनी किस भाषा का लेखक था? अल बरूनी किस भाषा का लेखक था? तो दोस्तों इसका उत्तर है अल बरूनी अरबी भाषा का लेखक था। फिर मैं आपको कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो लेखक है वो अपने भाषा में ही कभी भी कुछ लिखता है तो यहाँ पर, और हर लोगों का अपना एक भाषा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर अल बरूनी लेखक है वो अरबी भाषा का लेखक है। तो प्रश्न बन रहा है कि अल बरूनी किस भाषा का लेखक है? तो दोस्तों अल बरूनी अरबी भाषा का लेखक था। अगला प्रश्न बना इब्न बतूता कौन सा लेखक था? तो दोस्तों इब्न बतूता भी अरबी लेखक था। ध्यान देंगे अल बरूनी भी अरबी लेखक था और इब्न बतूता भी अरबी लेखक था, यानी कि अल बरूनी और इब्न बतूता दोनों अरबी लेखक थे। तो दोस्तों पहले प्रश्न बना कि अल बरूनी किस भाषा का लेखक था? तो इसका उत्तर है अल बरूनी अरबी भाषा का लेखक था। और फिर
आगे प्रश्न बन रहा है कि इब्न बतूता कौन सा लेखक था। तो दोस्तों इब्न बतूता भी अरबी लेखक था। फिर अगला प्रश्न बना कि अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी। तो दोस्तों अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद या तहकीक ये हिंद या भारत की खोज, यानी तीनों एक ही है, तीनों नाम एक ही है दोस्तों। आप किताब उल हिंद कह सकते हैं, तहकीक ए हिंद कह सकते हैं, या कह सकते हैं भारत की खोज। तो प्रश्न आएगा कि अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी। तो दोस्त लिखेंगे अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया था, या तहकीक ए हिंद लिखा गया था, या ये भी लिख सकते हैं भारत की खोज लिखा गया था। ये तीनों पुस्तक एक ही है। तो प्रश्न आया कि अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न आया, इस किताब को किस भाषा में लिखी गई थी। जो पुस्तक लिखा जा रहा है ये दोस्तों, तो ये किस भाषा में लिखी गई। तो इस किताब को अरबी भाषा में लिखी गई थी, इस किताब को अरबी भाषा में लिखी गई थी। ध्यान देंगे क्योंकि अल बरूनी लिख रहा है इस पुस्तक को, और अल बरूनी कहाँ का था, ये कैसा लेखक था, ये अरबी लेखक था। अल बरूनी अरबी लेखक था। तो दोस्तों जब ये पुस्तक लिखेगा तो जाहिर सी बात है अपनी भाषा में लिखेगा, जिस भाषा का वो लेखक था। तो अल बरूनी अरबी लेखक था, इसलिए जब ये पुस्तक लिखा तो ये अरबी भाषा में पुस्तक लिखी। तो यही प्रश्न बन रहा है कि इस किताब को किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों इस किताब को अरबी भाषा में लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न बना कि अल बरूनी किस चीज़ पर प्रकाश डाला। तो दोस्तों अल बरूनी के द्वारा राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, तंत्र मंत्र और राजनीति पर प्रकाश डाला गया था। अल बरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, तो दोस्तों उसके द्वारा राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, तंत्र मंत्र और राजनीति पर प्रकाश डाला गया था। तो प्रश्न बन रहा है या कहेंगे कि जो ये प्रश्न है अल बरूनी किस चीज़ पर प्रकाश डाला। तो दोस्तों आप इसका उत्तर देंगे अल बरूनी के द्वारा राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, तंत्र मंत्र और राजनीति पर प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न बना इब्न बतूता कहाँ से आया था। अगला प्रश्न बना इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को से आ रहा है। अगला प्रश्न बना इब्न बतूता कौन सा यात्री था। तो दोस्तों उत्तर देंगे इब्न बतूता अरबी यात्री था और यह अरब से आया था। इब्न बतूता कौन सा यात्री था। तो दोस्तों उत्तर देंगे इब्न बतूता अरबी यात्री था और यह अरब से आया था। फिर अगला प्रश्न बना कि इब्न बतूता जब भारत यानी दिल्ली आया तो उस समय किसका शासन चल रहा था दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों उत्तर देंगे इब्न बतूता जब भारत आया दिल्ली तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, यानी कि दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो प्रश्न बना कि इब्न बतूता जब भारत आया तो उस समय किसका शासन चल रहा था दोस्तों यहाँ पे। तो इब्न बतूता जब भारत आया था दिल्ली तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। फिर अगला प्रश्न बना मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन सा पद दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता कौन सा पद दिया था। तो दोस्तों इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था, यानी कि जज नियुक्त किया था। दोस्तों ध्यान देंगे इब्न बतूता जब अपने देश भारत आया यानी दिल्ली आया, वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जब इब्न बतूता यहाँ पर पहुँचा दिल्ली में और मोहम्मद बिन तुगलक के पास पहुँचा तो इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक इतना प्रभावित हो गया कि वह अपने वहाँ उसको काजी नियुक्त कर दिया, यानी कि जज नियुक्त कर दिया। ध्यान देंगे इतना प्रभावित हुआ इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक कि अपने यहाँ उसको जज बना दिया। अब समझिए कि जज छोटी पोस्ट नहीं होती, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और जो बहुत विश्वासपात्र आदमी होता है उसको कोई व्यक्ति अपने यहाँ न्याय करने के लिए रखेगा।
तो समझिए कि इन बतूता कितना प्रभावित किया होगा मोहम्मद बिन तुगलक को, और कैसे प्रभावित किया होगा। तो यहाँ पर प्रश्न यही बन रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन बतूता को कौन सा पद दिया था। तो दोस्तों इसका उत्तर बन रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी अर्थात जज के पद पर नियुक्त किया था। फिर अगला प्रश्न बना कि इब्न बतूता कौन सी पुस्तक लिखी, इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न बना कि इब्न बतूता कितने साल तक भारत में रहा। तो दोस्तों इब्न बतूता लगभग 10 से 12 साल तक भारत में रहा था। इब्न बतूता कौन सी पुस्तक लिख रहा है। तो दोस्तों इब्न बतूता रिहिला नामक पुस्तक लिख रहा है। और दोस्तों इब्न बतूता भारत में लगभग 10 से 12 साल तक रहा था। फिर अगला प्रश्न बना कि रिहिला किताब किस भाषा में थी। तो दोस्तों लिखेंगे रिहिला किताब अरबी भाषा में थी। रिहिला किताब अरबी भाषा में थी। चूँकि इब्न बतूता किस प्रकार का लेखक था। तो दोस्तों अरबी लेखक था। इब्न बतूता अरबी लेखक था, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिहिला जो किताब लिखा उसने अरबी भाषा में लिखा था। फिर अगला प्रश्न आया इब्न बतूता भारत कब आया। इब्न बतूता भारत कब आया। तो दोस्तों इसका उत्तर है इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता कब भारत आया। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। रिहिला किताब की भाषा क्या थी। तो दोस्तों रिहिला किताब की भाषा अरबी थी। और किसने लिखा था दोस्तों। तो इब्न बतूता ने लिखा था। और इब्न बतूता कितने साल तक भारत रहा। इब्न बतूता कब भारत आया था। तो दोस्तों इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य लेखक हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला प्रश्न है तारानाथ कहाँ का लेखक था। तारानाथ एक लेखक हुआ करते थे, उनके बारे में प्रश्न बन रहा है कि तारानाथ कहाँ के लेखक थे। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे तारानाथ तिब्बती लेखक थे। यानी तारानाथ तिब्बत के रहने वाले थे, तभी तो तिब्बती लेखक कहला रहे हैं। तो तारानाथ तिब्बती लेखक थे। प्रश्न बन रहा है तारानाथ कहाँ के लेखक थे। तो दोस्तों तारानाथ तिब्बती लेखक थे। और तारानाथ ने किस ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों उत्तर देंगे तारानाथ ने कंज्यूर और तैंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तारानाथ ने कंज्यूर और तैंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो प्रश्न पूछ रहा है कि तारानाथ ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे तारानाथ ने कंज्यूर और तैंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। तो दोस्तों उत्तर देंगे मार्को पोलो इटली का यात्री था। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। तो दोस्तों उत्तर देंगे मार्को पोलो इटली का यात्री था। तारानाथ कहाँ का लेखक था। तारानाथ तिब्बती लेखक था। तारानाथ ने किस ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों तारानाथ ने कंज्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। और मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। तो दोस्तों मार्को पोलो इटली का यात्री था। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर विदेशी यात्रियों का विवरण है, आइए दोबारा रिवीजन करते हैं और इसको कंठस्थ करते हैं ताकि आगे चलकर हम लोग को ये हमेशा याद रहे और भूले नहीं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग फिर आज के चैप्टर को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो बना था वो था हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो दोस्तों इसका उत्तर था हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फिर अगला प्रश्न बना था हेनसांग कहाँ का यात्री था। तो दोस्तों इसका उत्तर था हेनसांग चीनी यात्री था। फिर अगला प्रश्न बना था हेनसांग भारत में कब आया। तो दोस्तों हेनसांग भारत में 630 ईस्वी में आया था। हेनसांग भारत में कितने समय तक रहा। तो दोस्तों इसका उत्तर है हेनसांग भारत में 15 साल तक रहा था। फिर अगला प्रश्न बना था हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों हेनसांग के द्वारा सी यू की नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न बना
हेंगसांग ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया? तो दोस्तों इसका उत्तर था हेंगसांग ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पहले शिक्षा प्राप्त किया, यानी पहले पढ़ाई की और बाद में वहीं पर शिक्षक बन गया, यानी कि प्रोफेसर बन गया। फिर अगला प्रश्न बना था हेंगसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था हेंगसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र जी थे। फिर अगला प्रश्न बना था हेंगसांग ने अपने पुस्तक में कितने देश के बारे में वर्णन किया? तो दोस्तों हेंगसांग ने अपनी पुस्तक में लगभग 138 देशों का वर्णन किया था। हेंगसांग ने अपने पुस्तक में कितने देश के बारे में वर्णन किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है हेंगसांग ने अपनी पुस्तक में लगभग 138 देशों का वर्णन किया था। फिर अगला प्रश्न बना हेंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ और किसका पूजा की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है हेंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ शिव और सूर्य का पूजन किया था। अगला प्रश्न बना था इत्सिंग कौन सा यात्री था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था इत्सिंग चीनी यात्री था और यह एक अनुवादक भी था और आखिरी चीनी लेखक भी था। फिर अगला प्रश्न बना था इत्सिंग भारत कब आया? तो दोस्तों इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था। अगला प्रश्न बना था इत्सिंग अपने विवरण में किस चीज़ का वर्णन किया? तो दोस्तों इत्सिंग ने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया था। फिर अगला प्रश्न बना था अरबी लेखक के बारे में कि भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किस ईस्वी में हुआ? तो दोस्तों भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो सफल मुस्लिम आक्रमण था 712 ईस्वी में हुआ था और वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था कि अल बरूनी किस भाषा का लेखक था? तो दोस्तों अल बरूनी अरबी भाषा का लेखक था। फिर अगला प्रश्न बना था इब्न बतूता कौन सा लेखक था? तो दोस्तों इसका उत्तर था इब्न बतूता भी अरबी लेखक था। अगला प्रश्न बना था अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? तो दोस्तों अल बरूनी ने किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद या ऐसे कह सकते हैं भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। तीनों चीज़ एक ही है दोस्तों, ध्यान देंगे, तीनों एक ही बात है। किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज, ये तीनों बात एक ही है। तो प्रश्न बना था अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे अल बरूनी ने किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न बना कि इस किताब को किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों इस किताब को अरबी भाषा में लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न बना था अल बरूनी किस चीज़ पर प्रकाश डाला? तो दोस्तों अल बरूनी के द्वारा राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, तंत्र मंत्र और राजनीति पर प्रकाश डाला था। फिर अगला प्रश्न बना था इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कौन सा यात्री था? तो दोस्तों इसका उत्तर है इब्न बतूता अरबी यात्री था और यह अरब से आया था। अगला प्रश्न बना इब्न बतूता जब भारत यानी दिल्ली आया तो उस समय किसका शासन काल था दिल्ली पे? तो दोस्तों इब्न बतूता जब भारत आया यानी दिल्ली आया तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। और अगला प्रश्न बना मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन सा पद दिया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से इतना प्रभावित हो गया कि उसने अपने यहाँ इब्न बतूता को काजी पद दे दिया, यानी कि जज का पद दे दिया। अगला प्रश्न बना इब्न बतूता कौन सी पुस्तक लिखा? तो दोस्तों इब्न बतूता ने रिहिला नामक पुस्तक लिखा था। फिर अगला प्रश्न बना कि इब्न बतूता कितने साल तक भारत रहा? तो दोस्तों इब्न बतूता लगभग 10 से 12 साल तक भारत में रहा था। और अगला प्रश्न आया रिहल्ला किताब की भाषा क्या थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है रिहल्ला किताब की भाषा अरबी थी। फिर अगला प्रश्न बना था कि इब्न बतूता भारत कब आया था? तो दोस्तों
इसका उत्तर था इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। फिर अगला प्रश्न बना था, अन्य लेखकों में दोस्तों तारानाथ थे, जिसमें प्रश्न बन रहा तारानाथ से संबंधित कि तारानाथ कहाँ का लेखक था। तो दोस्तों तारानाथ तिब्बती लेखक था। फिर अगला प्रश्न बना था, तारानाथ ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न बना था, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। तो दोस्तों मार्को पोलो इटली का यात्री था। तो दोस्तों इस प्रकार आज का हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। और दोस्तों कल हमने आपको बताया था विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, और आज भी हमने बताया विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तो आज का क्लास जो विदेशी यात्रियों का विवरण है यहीं पर समाप्त होता है। जो 4 प्रकार के यानी धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ाना था, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ाना था, विदेशियों के विवरण के बारे में पढ़ाना था, और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य के बारे में पढ़ाना था। तो हमने आपको सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ा दिया था, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ा दिया था, और दोस्तों आज विदेशियों का विवरण भी यहीं पे समाप्त हुआ। कल का जो हम लोगों का क्लास होगा वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो कल का क्लास स्टार्ट करेंगे कल, और आज यहीं पर अपने क्लास को विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। लेकिन फिर कहूँगा रिविजिंग जरूर करिएगा। हर क्लास में लास्ट में बोलता हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग से बात नहीं निकले। 80% पढ़ाई लिखाई, 20% रिविजिंग। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।